दोस्तों नमस्कार। 30 अक्टूबर 2022 की महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करेंगे। समुद्री क्षमता परिप्रेक्ष्य योजना भारत के संदर्भ में जो है, इसके अनुसार 2027 तक भारत को अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए, तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए, सुदृढ़ बनाने के लिए, अपने व्यापार को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए, तटीय जो राष्ट्र हैं उनको अपने पक्ष में लाने के लिए, अपने आप को महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए विभिन्न प्रकार के 200 जहाज़ों की ज़रूरत है। कितने होने चाहिए? 200 जहाज़ होने चाहिए। कब तक? 2027 तक। लेकिन हैं कितने वर्तमान में? तो 150 जहाज़ हैं। आप इस बात से समझ सकते हैं हमारी स्थिति को कि भारत ने अभी हाल ही में INS विक्रांत नामक पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत को लॉन्च किया है। तो अभी हम लक्ष्य से काफ़ी दूर हैं, लेकिन तेज़ी से काम हो रहा है। निश्चित रूप से आने वाले समय में, भविष्य में हम इस दृष्टि से काफ़ी मजबूत हो जाएंगे और इस स्थिति में पहुंचेंगे कि हम जहाज़ों का निर्यात भी कर सकें, जो कि भारत का एक प्रमुख लक्ष्य है। ग्लाइफोसेट शाकनाशी है। क्या है शाकनाशी? इसका भारत में वृक्षारोपण और कृषि गतिविधियों में काफ़ी बहुतायत में प्रयोग होता है, लेकिन ये इस कई वैज्ञानिक अध्ययनों में पाया गया है कि कार्सिनोजेनिक होता है, मतलब कैंसर कारक होता है। यही कारण है कि कई देशों में, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में इसको पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा भी इसके लिए कड़े कदम उठाए गए। इसके उपयोग को सीमित करने के लिए कुछ दिशा निर्देश और आदेश जारी किए गए, जिसके बाद उद्योगपतियों में जो इससे जुड़े हैं उनमें खलबली मच गई। उन्होंने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। तो ध्यान रखिएगा, ग्लाइफोसेट शाकनाशी है। अवांछित घास खरपतवार को हटाने के लिए आ सकता है। कीटनाशक है, शाकनाशी है, दांतनाशी है, हड्डीनाशी है, जो भी आ जाए तो आपको याद रखना चाहिए शाकनाशी है। अलमित्र H पटेल बनाम भारत संघ वाद 1996। ये वाद हाल ही में काफ़ी चर्चा में है। सुप्रीम कोर्ट ने ठोस अपशिष्ट व सीवेज के वैज्ञानिक उपचार और प्रबंधन संबंधी दिशा निर्देश इस वाद में जारी किए थे। इसके बाद एक नई दिशा मिली और इस दिशा का जो अंत हुआ 2010 में, हालांकि अभी भी दिशा निर्देश हैं, लेकिन एक अच्छा अंत हुआ जब 2010 में हरित न्यायाधिकरण का गठन हो गया भारत में। तो ये एक शुरुआत कह सकते हैं आप, न्यायिक शुरुआत। अलमित्र H पटेल बनाम भारत संघ वाद 1996 बहुत महत्वपूर्ण वाद है। ठोस अपशिष्ट और सीवेज के वैज्ञानिक उपचार और प्रबंधन संबंधी दिशा निर्देश इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किए गए थे। उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2022 संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा ये जारी होता है। 2022 में जो जारी हुआ है ये 13वां संस्करण है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के बारे में कई बार हमने आपको बताया है कि 5 जून 1972 से संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में या विश्व के देशों का पहला संयुक्त राष्ट्र मानव सम्मेलन आयोजित हुआ था। कहाँ पे? स्टॉकहोम में। तो पहला वैश्विक मानव पर्यावरण सम्मेलन, मानव और पर्यावरण के अध्ययन, एक दूसरे पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन और पर्यावरण के दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए चिंता व्यक्त की गई थी इस सम्मेलन में। और 5 जून 1972 को ही UNEP की संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना हो गई थी। यही कारण है कि 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। तो UNEP उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट जारी करता है ग्रीन हाउस गैसों के संदर्भ में कि कौन सा देश कितना ग्रीन हाउस उत्सर्जन कर रहा है, कितना गैप है विभिन्न देशों में और क्या करना चाहिए। इसके लिए कुछ दिशा निर्देश भी जारी करता है। तो इस अंतराल रिपोर्ट 2022 के अनुसार शीर्ष 7 ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक जो हैं वो कौन हैं? चीन है, यूरोपियन यूनियन के 27 देश मिलकर के, भारत, फिर इंडोनेशिया, ब्राज़ील, रूसी संघ और USA। ये 7 देश अकेले वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का 55% तक उत्सर्जित करते हैं। इसके अलावा इन देशों का ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन वर्ष 2021 में पुनः बढ़ गया, जो कि पूर्व महामारी स्तर 2019 के पहले अर्थात कोविड के पहले से भी अधिक है। वर्ष 2020 में औसत प्रति व्यक्ति वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन 6.3 टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर थी।
जबकि भारत में यह काफ़ी नीचे है, 2.4 है। कारण है कि भारत में जनसंख्या अधिक है और कुछ ही लोग जो उत्सर्जन करते हैं वो कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में है, बाकी इतना उत्सर्जन नहीं। जैसे कि आपके पास गाड़ी है, हो सकता है कोई गरीब हो उसके पास साइकिल भी ना हो, है ना। तो जनसंख्या में विविधता है, बहुत आर्थिक असमानताएं हैं। इसी तरह जब आर्थिक असमानता है तो उत्सर्जन में भी उसी तरह की असमानता विद्यमान है। और जनसंख्या अधिक होने के कारण कुल उत्सर्जन तो अधिक है, लेकिन प्रति व्यक्ति उत्सर्जन अगर बांट दिया जाए व्यक्तियों में तो वो काफ़ी कम हो जाता है, 2.4 हो जाता है। वडोदरा गुजरात में स्थित है। प्रधानमंत्री के द्वारा भारतीय वायुसेना हेतु पहली निजी परिवहन विमान परियोजना, अर्थात पहले निजी क्षेत्र होगा जो परिवहन निर्माण करेगा वायुसेना के लिए, ध्यान रखिएगा। C295MW इसका नाम है, याद रखिएगा। इसकी आधारशिला वडोदरा में गुजरात में प्रधानमंत्री ने रखी। मालाबार ये क्या है? तो ये भारतीय एक स्वर्णकार है, सोने का व्यापार करने वाली कंपनी है। CEPA के तहत UAE से भारत का जो समझौता हुआ है, सीपा हुआ है, उसके तहत स्वर्ण आयात करने वाला पहला भारतीय स्वर्णकार ये बना है। 25 किलो स्वर्ण इसने UAE से आयात किए हैं। तो CEPA के तहत ये CEPA समझौता 2022 में जो संपन्न हुआ पूर्णतः भारत UAE, उसके तहत ये मालाबार जो कंपनी है इसने 25 किलो स्वर्ण कहाँ से खरीदा है? UAE से खरीदा है। CEPA मतलब ये इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इसके तहत जो है ये खरीदा गया है, ये याद रखिएगा। बोगोर इंडोनेशिया में स्थित है, शहर है। यहाँ पर पहला एशियान भारत स्टार्टअप फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, आसियान भारत स्टार्टअप फेस्टिवल का उद्घाटन कहाँ हुआ? बोगोर इंडोनेशिया में। गरुण क्या है? भारत और फ्रांस का संयुक्त वायुसेना अभ्यास है। 7वां संस्करण हाल ही में जोधपुर में आयोजित हुआ। नई दिल्ली, यहाँ पे केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह द्वारा सरस फूड फेस्टिवल 2022 का उद्घाटन किया गया। सरस फूड फेस्टिवल यह केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए, जो विभिन्न SHGs हैं उनके महत्व को उजागर करने के लिए, उनको सशक्त बनाने के लिए, ताकि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, SHGs हैं, जिनकी महिलाओं के सशक्तिकरण, विशेषकर ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण में विशेष भूमिका रही है, उसको और ज़्यादा सशक्त बनाने के लिए ये सरस फूड फेस्टिवल आयोजित किया गया। नोबेल पुरस्कार समारोह से रूस और बेलारूस को पहले ही निष्कासित किया गया था, प्रतिबंधित किया गया था, और अब ईरान को भी इसमें आने से रोक दिया गया है। जर्मनी मनोरंजन के प्रयोजनों के लिए भांग के उपयोग को इसने मंजूरी दी है। किसने? जर्मनी ने। NIA राष्ट्रीय जांच एजेंसी है, विधिक निकाय है भारत का, आतंकवाद के विरुद्ध काम करने वाला। 2008 में जो 26/11 घटना हुई थी आतंकवादी, उसके बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी विधेयक NIA एक्ट 2008 आया। इसके तहत 2009 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की स्थापना हुई, नई दिल्ली में मुख्यालय है। अभी हाल ही में NIA के द्वारा घोषणा हुई है अपने लक्ष्य की कि 2024 तक सभी राज्यों में ये कार्यालय अपना खोलेगा। COP27 UNFCCC संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत COP27 अभी हाल ही में मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित किया जा रहा है। बाद में क्या होगा इस सम्मेलन में, क्या निष्कर्ष होंगे, क्या समझौते होंगे, क्या बातें होंगी, वो हम बाद में चर्चा करेंगे सम्मेलन के बाद। BCCI ने, हाँ, यहाँ से एक प्रश्न आपसे ज़रूर पूछेंगे कि कोप का जो पहला बैठक हुआ था वो कहाँ हुआ था। आपको बताना है कहाँ हुआ था, कब हुआ था। ये COP27 है, पहली बैठक कब और कहाँ हुई थी ये आपको बताना है। BCCI जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, महिला खिलाड़ियों को पुरुष के समान फीस या वेतन देने की घोषणा की है। ठीक है, किसने? BCCI ने। ऐश कार्टर हाल ही में निधन हो गया इनका। कौन थे? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा मंत्री थे। 2015 से 17 तक ये रक्षा मंत्री रहे ऐश कार्टर।
तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।